रुद्र एक वीर योद्धा एपिसोड 106। यमांश की बात सुनकर पहले तो ध्रुव थोड़ा हैरान था, लेकिन फिर वह सुनहरे पर्वत दल में शामिल होने के लिए मान गया। वैसे तो ध्रुव शायद ना भी मानता, लेकिन क्योंकि रुद्रांश ने पहले से ही उसको कह दिया था कि उसे किसी एक दल में तो शामिल होना ही है, इसलिए उसने यह फैसला किया कि वह सुनहरा पर्वत दल में शामिल होगा। ध्रुव को सुनहरे पर्वत दल में शामिल होता हुआ देखकर शिवांगी और बाकी दोनों भी बहुत खुश थे। तभी सभी को एक और आवाज सुनाई दी, शिवांगी क्या तुम हमारे इंद्रधनुष दल में शामिल होना चाहोगी? यह आवाज एक सरिता की थी जो शिवांगी को चमकती हुई नजर से देख रही थी। दरअसल सरिता ने पहले से उन चारों के नाम विक्रम सिंह से जान लिए थे, इस वजह से वह शिवांगी को पहचान गई। सरिता की बात पर शिवांगी भी खुशी खुशी इंद्रधनुष दल में शामिल आने के लिए सहमत हो गई। इसी तरह साकेत हरित समंदर दल और संगीता बर्फीले भालू दल में शामिल हो गए। इसके बाद 8 प्रतिनिधियों ने कुछ और शिष्यों को अपने दल में शामिल कर लिया और फिर उन सभी को लेकर अपने दल की तरफ रवाना हो गए। उस जगह से कुछ मीटर दूर एक निर्जन घर के ऊपर एक काले कपड़े पहने व्यक्ति उस दिशा में देख रहा था जिस तरफ भी ऑटो लीडर जा रहे थे। तभी उसने अपने चेहरे से कपड़े को हटाया और अब अगर कोई सामने देखता तो उसको उस योद्धा का चेहरा साफ साफ दिखाई दिया। यह कोई और नहीं रुद्रांश था। रुद्रांश नम आंखों के साथ उस दिशा में देख रहा था जिस दिशा में उसके दोस्त जा रहे थे। तभी उसको अपने शरीर में कुछ महसूस हुआ। इसे महसूस कर रुद्रांश हैरान हो गया। दरअसल रुद्रांश को यह महसूस हुआ कि वह चिन्ह फिर से सक्रिय हो गया है। दरअसल वह चिन्ह सक्रिय हो गया इस समय रुद्रांश उस स्तंभ में अपना नाम लिखने जा रहा था, वह इसीलिए क्योंकि जब स्तंभ की किरणें रुद्रांश पर गिरी तो एक पल के लिए उसने जो बंधन उस चिन्ह पर लगाया था वह निष्क्रिय हो गया था, इसकी वजह से वह चिन्ह फिर से सक्रिय हो गया। इसके बाद रुद्रांश ने गहरी सांस ली और खुद से ही बोला, खैर मुझे अब आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले मुझे इस चिन्ह का कुछ इलाज ढूंढना पड़ेगा। मुझे कैसे भी करके एक आत्मा विनाशक बूटी को ढूंढना होगा, नहीं तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। दरअसल रुद्रांश का शरीर अब तक कितना ज्यादा ताकतवर नहीं था कि वह इतनी शक्तिशाली चिन्ह को अपने शरीर से बाहर निकाल सके या फिर नष्ट कर सके। अगर यह चिन्ह कालेश का अपना होता तो शायद रुद्रांश इसे हटा पाता, लेकिन यह एक पृथ्वी स्तर से ऊपर के योद्धा का दिया हुआ था, इसलिए रुद्रांश को वह चिन्ह मिटाने में और भी ज्यादा समय लगने वाला था। इसके बाद उसने एक गहरी सांस ली और अपने राजदंड की मदद से वहां से चला गया। जैसे ही वह वहां से गया कादरा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गुस्से के साथ उस यंत्र को जमीन पर जोर से पटक दिया और बोला, इस रुद्रांश को। कादरा को इतना गुस्सा होता हुआ देखकर उसके साथियों में से एक ने थोड़ा डरते हुए पूछा, क्या हुआ कादर भाई, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? ये सुनकर कादरा गुस्से से मुड़कर उसकी गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उसकी तरफ गुस्से के साथ देखता है। इसे देखकर वह इंसान डर जाता है। वह अपनी गाल पकड़ लेता है और पीछे हट जाता है। इसके बाद बाकी कोई भी अब और कादरा को कुछ भी नहीं पूछते हैं। इधर दूसरी तरफ यमांश ध्रुव को अपने साथ ले जा रहा था, तभी वह ध्रुव से पूछता है, अच्छा ध्रुव, तुम्हारा सम्राट के साथ क्या संबंध है? ये सुनकर ध्रुव हैरान रह गया। वह हैरानी से यमांश की तरफ देखते हुए उनसे पूछा, वरिष्ठ आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप उस सम्राट की बात कर रहे हैं जिसका नाम शीर्ष स्थान पर था? ये सुनकर यमांश अपना सर हिलाता है। यमांश को अपनी बातों पर सहमति जताता देखकर ध्रुव थोड़ा हैरान रह गया, पर फिर वह मुस्कुराते हुए बोला, वरिष्ठ लगता है आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मैं तो सम्राट को पहले कभी देखा भी नहीं, तो फिर उसका मेरा संबंध कैसे हो सकता है? जैसे ही यमांश ने ध्रुव की बात सुनी तो वह हैरान रह गया और इसी हैरानी के साथ ध्रुव की तरफ देखने लगा। उसको ये कुछ अजीब सा लगा क्योंकि उसकी शक्तियां कभी उसे धोखा नहीं देती थी, तो ये सोचने की बात है कि ध्रुव क्यों सम्राट को नहीं जानता। इसी भ्रमित भाव के साथ वह फिर से ध्रुव से पूछता है, ध्रुव ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि मेरी शक्तियां गलत हों। अच्छा ये बताओ कि सम्राट की जो ऊर्जा थी उसका एक छोटा सा अंश तुम्हारे शरीर में क्यों महसूस हो रहा था मुझे? क्योंकि हर योद्धा का ऊर्जा अलग अलग होता है और उस ऊर्जा का एक छोटा अंश तभी किसी और के पास रहता है अगर वह इंसान उस योद्धा के बहुत ज्यादा करीब हो। तो अगर तुम सम्राट के करीब नहीं होते तो तुम्हारे शरीर में उसका ऊर्जा अंश कैसे महसूस हो सकते हो? जैसे ही ध्रुव यमांश की बात सुनता है तो वह फिर से हैरान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सम्राट के साथ आखिर उसका क्या संबंध हो सकता है। लेकिन जैसे कुछ समझ में आया और यह एहसास होते ही उसके आंखें चमकने लगे। दरअसल अब रुद्रांश को यह अंदाजा लग चुका था कि शायद सम्राट कोई और नहीं रुद्रांश था।
लेकिन फिर वह सोचता है कि अगर रुद्रांश अपना पहचान गुप्त रखना चाहता है तो उसे भी यह गुप्त ही रखना चाहिए। इस वजह से वह यमांस को कुछ भी नहीं बताता। और जब यमांस ने ध्रुव की हिचकिचाहट को देखा तो उसने भी इस सवाल को छोड़ दिया। वैसे भी वह इस बारे में जब भी चाहे बात कर सकता था। इसके बाद दोनों सुनहरे पर्वत दल की तरफ चल दिए। दरअसल यमांस ने पहले ही सोच लिया था कि रुद्रांश यानी सम्राट और ध्रुव दोनों को ही अपने दल में शामिल करेगा। उसने ये देख लिया था कि इन दोनों में कुछ तो अलग बात है। वैसे तो वह सम्राट को अपने दल में पहले शामिल करना चाहता था, लेकिन जब उसकी नज़र ध्रुव पर पड़ी तो उसे ध्रुव के अंदर एक प्राचीन शक्ति महसूस हुई, जिसे महसूस कर यमांस ने यह फैसला कर लिया कि वह ध्रुव को भी अपने दल में शामिल करेगा। इधर दूसरी तरफ उन 8 प्रतिनिधियों के द्वारा कुछ योद्धाओं को चुने जाने के बाद वहां पर जितने भी योद्धा थे उनके सामने एक दरवाजा प्रकट हुआ, जिसे देखकर सभी योद्धा आहें भरने से खुद को रोक नहीं पाए। दरअसल ये दरवाजा इस आयाम से बाहर जाने का दरवाजा था, जो सिर्फ तभी खुलता था जब सुनहरे स्तंभ में 100 नाम लिख लिए जाते थे। इसके बाद वहां पर जितने भी योद्धा थे वे सभी उस दरवाजे के जरिए दुखी मन से मां से बाहर चले आए। उनमें से कुछ बहुत ज्यादा खुश दिख रहे थे, क्योंकि यह सब वही लोग थे जिनका नाम उस स्तंभ पर आया था। और खुश होते भी क्यों ना, उस स्तंभ पर शीर्ष 100 नाम आने का मतलब ही ये था कि उनको अब अपने राज्य में एक बड़ा ओहदा मिलेगा, साथ ही साथ उनके राज्यों को एक बड़ी मात्रा में संसाधन प्राप्त होंगे। महंत प्रदेश से बहुत ज्यादा दूर एक छोटा सा राज्य शक्तिनगर जैसे ही सुनहरे स्तंभ पर रुद्रांश और उसके दोस्तों ने अपना नाम लिखा तो ये खबर शक्तिनगर राज्य पर भी पहुंची। वहां पर महाराज धीरेंद्र हैरान भी थे और खुश भी। उनको ये यकीन नहीं हो रहा था कि उनके राज्य के 5 योद्धा में से 4 योद्धा सुनहरे स्तंभ पर अपना नाम लिखने में कामयाब हो पाए। और तो और उन 4 योद्धाओं का नाम शीर्ष 10 में भी आ गया। इसी के साथ ही शक्तिनगर राज्य को बहुत सारे संसाधन भी दिए गए, जिसकी मदद से शक्तिनगर राज्य अब अपना विकास कर सकता था। महंत प्रदेश के जंगली इलाकों के पास एक सुनसान जंगल में कुछ लोगों के दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि वह सब किसी का पीछा कर रहे हैं। ये सभी योद्धा बहुत ही ज्यादा क्रूर और खूंखार दिख रहे थे। सभी काले कपड़े पहने थे और उनके चारों ओर काली ऊर्जा बह रही थी। यह कोई और नहीं, कादरा और उसके साथी थे। दरअसल जब रुद्रांश उस आयाम से बाहर निकाला तो वह कुछ दूर चला था कि उसको यह महसूस हुआ कि वह चिन्ह और भी ज्यादा ताकतवर हो गई है, जिसकी वजह से वह उस चिन्ह को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। यह इसलिए था क्योंकि तमसवन राज्य का लीडर किसी तरह से अपनी उस चिन्ह के शक्ति को बढ़ा रहा था। और क्योंकि रुद्रांश पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था, इसलिए वह अब तक अपने रक्त को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर पाया था, और यही वजह थी कि वह इस चिन्ह को नियंत्रित करने में असफल रहा। तभी उन सब का लीडर, जो कि कादरा था, आगे दौड़ते लड़के को देखकर बोला, रुद्रांश तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते हो। अच्छा यही होगा कि तुम हमें आयामी सम्राट का खजाना दे दो और हो सकता है मैं तुम्हें जाने दूं। ये सुनकर रुद्रांश भागते भागते ही जोर जोर से हंसने लगा और फिर वह बोला, ओह अच्छा, क्या मैं तुम्हें गधा दिखता हूं? जो तुम कहोगे वह मैं करूंगा, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि तुम लोग क्या चाहते हो। ये सुनकर कादरा, जो कि उनका लीडर था, गुस्से के साथ बोला, अभी रुक रुद्रांश, नहीं तो तू तो मरेगा ही, साथ ही तुम्हारे दोस्तों को भी मैं मार डालूंगा। ये सुनकर रुद्रांश की आंखों में गुस्सा नजर आने लगा और साथ ही साथ धीरे धीरे उसकी आंखें गहरी लाल रंग से चमकने लगीं। दरअसल रुद्रांश को कुछ बातों पर बहुत ही जल्द गुस्सा आ जाता था। अगर कोई उसके करीबी को कष्ट देना चाहे, और इसकी वजह से उसके अंदर की दिव्य नाग रक्त रेखा सक्रिय हो जाती थी। और यही वजह थी कि उसकी आंखें जब वह गुस्सा होता है तो लाल हो जाती। कादरा की बात खत्म होते ही रुद्रांश एकदम से अपनी जगह पर रुक जाता है। रुद्रांश के रुकते ही उसके पीछे दौड़ रहे सभी काले कपड़े पहने योद्धा हैरान होकर अपनी ही जगह पर रुक जाते हैं। वह सब ये समझ नहीं पा रहे थे कि वह लड़का जो इतनी तेजी से उनसे भाग रहा था वह अब रुक क्यों गया। बस अब ये सोच रहे थे कि तभी वहां पर रुद्रांश की एक भयानक आवाज सुनाई दी। क्या कहा तुमने? यह आवाज इतनी डरावनी थी कि एक पल के लिए सभी के रोंगटे खड़े हो गए। अब उन सभी का मन डर से भर गया। कादरा की भी हालत कुछ ऐसा ही था और साथ ही साथ वह हैरान भी था, क्योंकि उससे छोटा एक छोटा सा बच्चा उसको ऐसे डरा रहा था। लेकिन फिर उसने अपने डर को नियंत्रित करते हुए रुद्रांश की तरफ देखकर घमंड से भरी आवाज में बोला, मैंने क्या कहा? मैंने वह कहा जो मैं करने वाला हूं। अगर तुमने हमें अपने खजाने दे दिए तो शायद तुम बच सकते हो।
लेकिन अगर तुम यह नहीं करते तो ये सोच लेना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सभी दोस्तों को भी मार डालूंगा। दरअसल कराम ने कादरा को सबसे पहले रुद्रांश के आयामी सम्राट की विरासत को प्राप्त करने के लिए भेजा था। वैसे तो वह पहले से ही जानता था कि रुद्रांश इतना ज्यादा ताकतवर है कि वह आज्ञा चक्र के योद्धाओं को आसानी से हरा सकता है। इसलिए उसने कादरा को भेजा था, जो कि एक सहस्त्रार चक्रीय योद्धा था। कराम रुद्रांश से दो चीज बहुत ही बुरी तरह से चाहता था। आयामी सम्राट का खजाना और वह लॉकेट जो रुद्रांश के शरीर में अब विलीन हो चुकी थी। साथ ही साथ वह चाहता था कि रुद्रांश जितनी जल्दी हो सके मर जाए। इसलिए उसने अपने राज्य के 10 सबसे ताकतवर योद्धाओं में से 10वें सबसे ताकतवर योद्धा यानी कि कादरा को भेजा था। कादरा की बात सुनते ही रुद्रांश का खून खौलने लगा। इसके तुरंत बाद उसकी आंखों में गहरी लाल रंग चमकने लगी और साथ ही साथ उसके शरीर के अंदर जो आयामी शक्ति थी वह भी अब उबाल मार रही थी। और फिर एक ही झटके में रुद्रांश अपनी जगह से गायब हो गया। इसे देखकर खुद कादरा भी हैरान हो गया, लेकिन तभी जैसे उसको अपने सामने कुछ महसूस हुआ। इसे महसूस करते ही उसकी आंखों में थोड़ा डर दिखने लगा, लेकिन फिर उसने अपनी जगह से खुद के वाहन से हट गया। और तभी उसके हटते ही उस जगह पर एक गहरा गड्ढा बन गया। तभी सभी ने देखा कि उन सब के सामने रुद्रांश खड़ा था और वह गुस्से के साथ कादरा को देख रहा था। लेकिन कादर डरा नहीं। वैसे तो उसको अपने दिल में थोड़ा डर महसूस हो रहा था, लेकिन फिर उसने इसको नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद उसने चुपके से अपने साथियों को इशारा किया। इसके तुरंत बाद उसके पीछे खड़े 14 से भी ज्यादा योद्धा रुद्रांश के चारों ओर घूमने लगे। उन सभी ने रुद्रांश को चारों ओर से घेर लिया। इधर रुद्रांश को अपने चारों ओर घूम रहे योद्धाओं से कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वह तो एकटक कादरा को ही देख रहा था। रुद्रांश ये भलीभांति जानता था कि उसके सामने जो योद्धा खड़ा है वह एक सहस्त्रार चक्र का योद्धा है, जिसको हराना रुद्रांश के लिए थोड़ा मुश्किल तो था ही। साथ ही साथ इसके लिए रुद्रांश को अपनी बहुत सारी शक्तियां भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और रुद्रांश ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। अपने चारों तरफ इतने सारे योद्धाओं को उसकी तरफ खूंखार नजरों के साथ देखता हुआ देखकर भी रुद्रांश को थोड़ा सा भी डर महसूस नहीं हो रहा था। वह निडर अपने चारों तरफ खड़े सभी योद्धाओं को बारीकी से देख रहा था। इसी के साथ उसने चुपके से अपनी आंखों की शक्तियों को भी सक्रिय कर दिया। रुद्रांश अपनी आंखों की शक्ति से उन सभी को बड़े ही गौर से देख रहा था। वह उन सभी की हर हरकत पर ध्यान दे रहा था। उसको ऐसा लग रहा था मानो दुनिया बहुत ही धीमी गति से चल रही हो। रुद्रांश उन सभी के हरकतों को बड़े ही विस्तृत रूप से देख पा रहा था। तभी रुद्रांश ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अपनी शक्तियों को सक्रिय करने की कोशिश करने लगा। इसी के साथ ही रुद्रांश को अपने शरीर के अंदर अग्नि और बिजली की आवाज सुनाई देने लगी। तब रुद्रांश ने अपने शरीर से आयामी शक्तियों को भी उसके साथ मिलने लगा और फिर उसने अपने शरीर के चारों तरफ उन शक्तियों को संचालित करने लगा। क्या करने वाला है रुद्रांश और क्या होगा?